हाय, इस लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ स्टेट्स डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट क्या होती है, उसके बाद एक वीक स्टेट क्या होती है और फिर एक फेल्ड स्टेट क्या होती है। तो हम अलग अलग तरह की स्टेट्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्टेट्स का मतलब क्या होता है। एक स्टेट के अंदर 4 एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले टेरिटरी होनी चाहिए, मतलब कि ज़मीन होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। उस जगह पे रहने वाले लोग होने चाहिए, मतलब कि पॉपुलेशन होनी चाहिए। उस पॉपुलेशन को चलाने के लिए या फिर उस टेरिटरी को गवर्न करने के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए और उसी के साथ साथ सोवरेनिटी होनी चाहिए। सोवरेनिटी मतलब कि सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के अंदर, मतलब कि हम अपने इंटरनली जो इंटरनल डिसीजंस हैं उनको भी खुद ले पाएं और जो एक्सटर्नल डिसीजंस हैं उनको भी खुद ले पाएं। तो एक स्टेट किसको कहा जाता है? स्टेट के अंदर टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए और सोवरेनिटी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं, भारत एक स्टेट है। भारत के अंदर सबसे पहले टेरिटरी है, मतलब कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हम देखते हैं हमारे पास टेरिटरी है। उसी के साथ साथ पॉपुलेशन है, बिल्कुल 140 करोड़ पॉपुलेशन है इस देश की। एक गवर्नमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट, बिल्कुल एक स्टेबल गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या सोवरेनिटी है हमारे पास? बिल्कुल सोवरेनिटी है हमारे पास। हमारी सरकार जो अंदर के फैसले हैं, जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग है, जो भारत के अंदर फैसले लिए जाते हैं, वो भी हमारी सरकार लेती है। और जो हमारी बाहर की फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारे एक्सटर्नल डिसीजंस हैं, वो भी हम खुद लेते हैं। तो इसलिए भारत एक स्टेट है। स्टेट होने के लिए आपके पास टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए और सोवरेनिटी होनी चाहिए। ये याद रखना कि सोवरेनिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मतलब कि आपके पास ये ताकत होनी चाहिए कि इस देश को चलाने की ताकत आपके पास होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस देश को अमेरिका चला रहा है, अमेरिका इस देश को गवर्न करने का काम कर रहा है, या बाहर से कोई क्या बोलते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए हमारा डिसीजन मेकिंग के ऊपर। इंटरनली भी एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए और एक्सटर्नली भी एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए। उसी को हम स्टेट कहेंगे। ये जो स्टेट का कंसेप्ट है ये कहां से आया? निकोलो मैकियावेली की अगर मैं बात करूं, मैकियावेली ने पहली बार स्टेट टर्म का इस्तेमाल किया था। तो ये जो स्टेट है ये आपको समझना होगा कि एक ऐसा देश जिसके अंदर पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है और साथ ही साथ सोवरेनिटी है, उसी को हम स्टेट कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग तरह की हमारे पास स्टेट्स होती हैं। स्ट्रॉन्ग स्टेट किसको कहा जाता है? वीक स्टेट किसको कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग स्टेट मतलब मजबूत स्टेट है, वो स्ट्रॉन्ग है, और वीक स्टेट मतलब कमजोर स्टेट है, और फेल्ड स्टेट मतलब अब नाम मात्र की स्टेट बची है या फिर स्टेट बची ही नहीं है, या तो इसके पास सोवरेनिटी नहीं है या इसके पास गवर्नमेंट नहीं है, तो इसलिए वो फेल्ड स्टेट है। तो आइए समझते हैं कि इनके क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रॉन्ग स्टेट की बात करूं, स्ट्रॉन्ग स्टेट के पास जो है वो कंप्लीट सोवरेनिटी होती है। मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग स्टेट जो होती है उसके पास कंप्लीट सोवरेनिटी होती है, मतलब कि इंटरनल मैटर्स के अंदर भी खुद वो डिसीजन लेती है और एक्सटर्नल मैटर्स के ऊपर भी वो खुद डिसीजन लेती है। जैसे अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया जो है, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो डिसीजंस हैं, किस तरीके से हिंदुस्तान को चलाया जाएगा, वो खुद हिंदुस्तान की सरकार लेती है। और जो हमारे बाहर के डिसीजंस हैं कि किस तरीके से बाहर के देशों के साथ हमारे रिलेशन क्या होंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, उसका कंट्रोल भी हमारे पास है। तो अमेरिका हमारे यहाँ डिसीजंस नहीं लेता है आके, या फिर हमारे पास चाइना यहाँ पे आके डिसीजंस नहीं लेता है। तो यहाँ पे कंप्लीट सोवरेनिटी होनी चाहिए। वीक स्टेट के ऊपर, वीक स्टेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंप्लीट सोवरेनिटी नहीं होती है, यहाँ पे लिमिटेड सोवरेनिटी होती है। मतलब कि वीक स्टेट के अंदर जो है वो सोवरेनिटी मतलब डिसीजन मेकिंग की पावर जो है वो एब्सोल्यूट तरीके से नहीं होती है। वीक स्टेट के अंदर हम देखते हैं कि बाहर के देश जो हैं वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करने का काम करते हैं। हो सकता है कि अमेरिका उस स्टेट के अंदर इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस करता हो, वो वहाँ पे डिसीजंस लेने का काम करता हो। तो वीक स्टेट के अंदर जो है वो सोवरेनिटी बड़ी लिमिटेड होती है। तो वीक स्टेट के अंदर आपको ये समझना है कि वहाँ पे उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होती है डिसीजन लेने की, इंटरनली और एक्सटर्नली। उसके बाद हमारे पास आती है फेल्ड स्टेट। फेल्ड स्टेट के अंदर सोवरेनिटी होती ही नहीं है या फिर बहुत ही कम सोवरेनिटी होती है। तो फेल्ड स्टेट के अंदर सोवरेनिटी नहीं होती है, वहाँ पे वो खुद अपने डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, उनकी सरकार खुद अपने डिसीजंस नहीं ले सकती है। इंटरनल डिसीजंस, एक्सटर्नल डिसीजंस वो खुद नहीं ले सकती है सरकार, इसलिए वहाँ पे तो
या तो बहुत कम सोवरेनिटी होती है या वहां पे सोवरेनिटी होती ही नहीं है। अक्सर यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे देश जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे देश जो हैं वो उस देश को चलाते हैं। तो इसलिए इसको हम स्टेट ही नहीं कहेंगे, क्योंकि जहां पे सोवरेनिटी नहीं होगी वहां पे स्टेट नहीं होगी। क्योंकि स्टेट के लिए ये 4 एलिमेंट्स का होना काफी इंपॉर्टेंट है, सोवरेनिटी होना काफी इंपॉर्टेंट है। और जिस देश में सोवरेनिटी नहीं है उस देश को हम स्टेट नहीं कह सकते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है, मतलब कानून का राज होता है, एक प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर एक देश को कानून के तहत चलाया जाता है। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं, भारत के अंदर भारत का संविधान है, इस देश को संविधान चलाता है, इस देश को संविधान के तहत चलाने का काम किया जाता है। चाहे प्रधानमंत्री हो या एक किसान का बेटा हो, कानून दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करता है। तो यहां पे कानून का राज होता है। जैसे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही सभी को काम करना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रहना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस देश को चलाता है, कोई एक इंसान इस देश को नहीं चला रहा है। मोदी जी का राज नहीं है इस देश में, बल्कि संविधान का राज है, और मोदी जी को भी संविधान के हिसाब से काम करना है। लेकिन वीक स्टेट के अंदर क्या होता है, रूल ऑफ लॉ के अंदर डेफिसिट होता है, लूप होल्स होते हैं लीगल स्ट्रक्चर के अंदर। कानून का राज हम ये कह नहीं सकते हैं कि वहां पे प्रॉपर तरीके से कानून का राज होता है। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है, वहां पे कानून तो होता है, लेकिन उसमें कई सारे लूप होल्स होते हैं। कानून सबको एक तरीके से नहीं देखता है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को शायद लोग नहीं मानते हों। तो ये वीक स्टेट के अंदर जो है वो रूल ऑफ लॉ के अंदर डेफिसिट होता है, रूल ऑफ लॉ प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। फेल और कोलैप्स्ड लीगल सिस्टम, फेल्ड स्टेट के अंदर कानून का राज नहीं होता है, लीगल सिस्टम पूरे तरीके से कोलैप्स कर गया होता है, फेल कर गया होता है, संविधान खत्म हो गया होता है, संविधान को कोई नहीं मानता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं होता है, लीगल सिस्टम उनका पूरा कोलैप्स कर जाता है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जो है वो कुछ गिने चुने लोगों के लिए काम करती है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जो है वहां पे वो प्रॉपर तरीके से, इक्वल तरीके से लोगों को जस्टिस डिलीवर करने का काम नहीं करती है। उसके बाद यहाँ पे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर। मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जो टेरिटरी है या सिक्योरिटी जो है उसकी हमें देखने को मिलता है कि वहां पे प्रॉपर सिक्योरिटी होती है और टेरिटरी जो है वो सिक्योर होती है। मतलब भारत को कोई थ्रेट नहीं है, भारत की जो टेरिटरी है वो सिक्योर्ड है। मतलब कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, रन ऑफ कच्छ से लेके आंध्र प्रदेश तक हमारी जो टेरिटरी है वो पूरी सिक्योर्ड है, हमें कोई थ्रेट नहीं है, राइट। हमारी ज़मीन को कोई कैप्चर नहीं कर रहा है। हालांकि इसके ऊपर डिबेट है, क्योंकि चाइना जो है वो भारत की टेरिटरी के ऊपर जो है वो उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर क्या होता है, उनकी ज़मीन के ऊपर, उनकी टेरिटरी के ऊपर कोई थ्रेट नहीं होता है, कोई सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं होता है, कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं होता है। उनकी जो सारी की सारी ज़मीन होती है वो सिक्योर होती है। लेकिन वीक स्टेट के अंदर क्या होता है, सिक्योरिटी के चैलेंजेस होते हैं। मतलब कि सिक्योरिटी का थ्रेट होता है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं होती है। जैसे अगर मैं यूक्रेन की बात करूं तो यूक्रेन के पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है। रशिया ने यूक्रेन के कई सारे पार्ट्स कैप्चर कर लिए हैं, उनकी ज़मीन कैप्चर कर ली है। यूक्रेन के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट है रशिया का, तो ये हमें देखने को मिलता है। लूज कंट्रोल ओवर टेरिटरी प्लस मल्टीपल चैलेंजेस एंड थ्रेट्स। फेल्ड स्टेट के अंदर जो है वो टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल पूरा खत्म हो जाता है। मतलब कि कई सारे मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं टेरिटरी को, मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं फेल्ड स्टेट के अंदर। फेल्ड स्टेट के अंदर क्या होता है, जो आपकी ज़मीन होती है वो आपकी नहीं रहती है, कोई दूसरा देश वहाँ पे कंट्रोल कर लेता है आके, या फिर एक बहुत मल्टीपल लेवल पे हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी के थ्रेट्स होते हैं। रोबुस्ट, स्ट्रॉन्ग एंड क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर क्या होता है, रोबुस्ट, स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहने का मतलब यह है कि वहां पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, प्रॉपर वहां पे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रोबुस्ट होते हैं, क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। मतलब कि इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की यहाँ पे मैं बात करूं कि लेजिस्लेचर अपना काम करता है, जुडिशरी अपना काम करती है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करता है। लेकिन वीक स्टेट के अंदर क्या होता है, वीक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फ्रेजाइल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। मतलब कि
वहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो हैं वो प्रॉपर तरीके से रॉबस्ट नहीं होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो फ्रेजाइल होते हैं, वो नाजुक होते हैं, वो वीक होते हैं। हो सकता है कि जुडिशरी की जो पावर्स हैं उनको एग्जीक्यूटिव लिमिट कर देता हो, वहाँ पे जुडिशरी प्रॉपर तरीके से काम ना कर पाती हो, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव प्रॉपर तरीके से काम ना कर पाता हो, तो यहाँ पे जो है फ्रेजाइल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या वीक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। उसके बाद अगर मैं फेल्ड स्टेट की बात करूं, यहां पे सारे के सारे गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर गए होते हैं। मतलब कि यहां पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी काम ही नहीं करते हैं, यहां पे गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर जाते हैं, मतलब कि खत्म हो जाते हैं। हालांकि वीक स्टेट के अंदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन होता है। उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इसलिए क्वेश्चन होता है क्योंकि जुडिशरी अपना काम नहीं कर पा रही होती है, इंटरफेरेंस होती है। लेकिन फेल्ड स्टेट के अंदर जुडिशरी होती ही नहीं है, वहां पे इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर जाते हैं। यहां पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नेंस, मतलब कि यहां पे गवर्नेंस जो है वो इफेक्टिव होती है, एफिशिएंट होती है। गवर्नेंस का क्या होता है, गवर्नेंस होता है कि किस तरीके से एक देश को गवर्न किया जा रहा है, किस तरीके से पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, किस तरीके से लोगों के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही है, लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है। यहां पे हम कह सकते हैं गुड गवर्नेंस होती है, इफेक्टिव और इफिशिएंट गवर्नेंस होती है। मतलब कि यहां पे प्रॉपर तरीके से एक देश को चलाया जाता है, कानून के तहत एक देश को चलाया जाता है, लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, पॉलिसीज प्रॉपर तरीके से बनाई जाती हैं, कानून के दायरे में रह के कानून बनाए जाते हैं। लेकिन वीक स्टेट के अंदर जो है वो इनइफेक्टिव या पैरालाइज्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहां पे जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो गवर्न करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो वीक होते हैं, पैरालाइज होते हैं। हो सकता है ब्यूरोक्रेसी काफी स्ट्रांग हो गई हो सकता है लोगों की वेलफेयर के लिए काम नहीं होता हो सकता है कि पॉलिसीज लोगों की वेलफेयर के लिए नहीं बनती हो। तो यहां पे जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि जो रूल जिस तरीके से गवर्न किया जाता है देश को, उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कमजोर होते हैं, वो पैरालाइज कर जाते हैं। यहां पे एग्जीक्यूटिव पैरालाइज कर जाता है, एग्जीक्यूटिव जो कि पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम करता है वो पैरालाइज कर जाता है। और फेल्ड स्टेट के अंदर क्या होता है, यहां पे गवर्निंग स्ट्रक्चर्स तो पूरे तरीके से कोलैप्स कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। मतलब कि यहां पे गवर्निंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव, वो पूरे तरीके से कोलैप्स कर जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं स्ट्रॉन्ग स्टेट की बात करूं, यहां पे ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब कि लोगों की तरफ जो है अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, होल्डिंग एक्टर रिस्पॉन्सिबल टू इट्स एक्शंस। तो जैसे कि हमारी सरकार हमारे लिए अकाउंटेबल है, मतलब कि हमारी सरकार जो एक्शंस करती है उसका अकाउंटेबल होना पड़ता है, आंसरेबल होना पड़ता है हमारे लिए। अगर हमारी सरकार कोई पॉलिसी बना रही है तो उसके लिए हमारी सरकार को लोगों की तरफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आंसरेबल होना पड़ेगा। लोग पूछेंगे सरकार से, लोग अगली बार सरकार को वोट नहीं देंगे अगर सरकार अच्छे से काम नहीं करेगी। ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब कि गवर्नेंस के अंदर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी है, सबको पता है, करप्शन नहीं है। मतलब कि कानून, सरकार कैसे काम कर रही है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंट तरीके से सब काम हो रहा है। यहां पे अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों की तरफ जवाबदेही होती है, लोगों की तरफ अकाउंटेबिलिटी होती है और सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, करप्शन नहीं होती है, सब सामने होता है, सब सच जो है वो सामने आ जाता है। लेकिन वीक स्टेट के अंदर क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स हैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ये यूजुअली अब्सेंट होते हैं। मतलब कि वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है और वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। मतलब कि वहां पे करप्शन जो है वो हाई होती है, लोगों को कुछ नहीं बताया जाता। जैसे अगर मैं नॉर्थ कोरिया की बात करूं, नॉर्थ कोरिया में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है लोगों को नहीं बताया जाता है, वहां पे लोगों की तरफ कोई जवाबदेही नहीं होती है। अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना में लोगों की तरफ कोई जवाबदेही नहीं होती है सरकार की, सरकार अपने हिसाब से काम करती है, सरकार लोगों की बात नहीं सुनती है, या लोग अगर सरकार को चाहें भी तो जो है वो लोगों की तरफ जो है सरकार जवाबदेह नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। और यही हिसाब होता है फेल्ड स्टेट के अंदर भी, यहाँ पे भी कोई ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर वेल इस्टेब्लिश्ड लॉ एंड ऑर्डर होता है, यहाँ पे प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर होता है, कानून के हिसाब से सब कुछ काम करता है। यहाँ पे अगर कोई ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट कर रहा है तो उसको पुनिश किया जाएगा, रूल्स सभी के लिए बराबर होंगे। अगर कोई 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाएगा तो उसको पुनिश किया जाएगा, उसको फाइन किया जाएगा। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर होता है, कानून के हिसाब से सब कुछ चलता है। यहाँ पे अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उसको प्रॉपर सजा मिलेगी। तो प्रॉपर एक लॉ एंड ऑर्डर है, समाज एक स्टेबल है, ऑर्डर है सोसाइटी के अंदर। मार काट की स्थिति नहीं है कि कोई आया किसी को भी काट दिया, किसी को भी मार दिया, किसी की ज़मीन खींच ली, किसी की गाड़ी तोड़ दी,
ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे प्रॉपर लॉ हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन वीक स्टेट के अंदर क्या होता है, वीक लॉ एंड ऑर्डर होता है। मतलब कि कानून, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो बड़ा कमज़ोर होता है। जस्टिस लोगों को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। अगर किसी ने मर्डर कर दिया है तो पुलिस छुपा देती है, वहाँ पे पुनिशमेंट प्रॉपर नहीं मिलती है क्रिमिनल्स को। तो ये हमें देखने को मिलता है। और फेल्ड स्टेट के अंदर एकदम एनार्की होती है, मार काट की सिचुएशन होती है। कोई किसी की ज़मीन खींच रहा है, कोई किसी की गाड़ी तोड़ रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई 200 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है। कोई कानून की व्यवस्था नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है समाज के अंदर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तरीके की एनार्की की सिचुएशन होती है। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस होती हैं और पावर का जो ट्रांसफर होता है वो बड़ा पीसफुल होता है। मतलब कि फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शंस होंगी। इलेक्शंस में कोई क्या बोलते प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मसल पावर यूज़ नहीं की जाएगी, कोई मनी पावर यूज़ नहीं की जाएगी। लोग आराम से वोट डालेंगे। जो इलेक्शन कमिश्नर होगा या जो इलेक्शन की मशीनरी होगी वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगी। तो प्रॉपर तरीके से फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शंस वहाँ पे होंगी। इलेक्शंस में कोई जो है वो गफला नहीं होगा और पीसफुल तरीके से जो है वो, अगर एक नेता हार जाता है या फिर एक सरकार हार जाती है तो दूसरी सरकार जो है वो आके जो है वो दूसरी पार्टी जो है वो सरकार वहाँ पे बना लेगी। अगर एक पार्टी हार जाती है तो कोई मार काट नहीं होती है, पावर की ट्रांजिशन पीसफुल तरीके से होती है। अगर कांग्रेस हार गई तो बीजेपी पावर में आ जाएगी, कोई मार काट नहीं होगी। लेकिन वीक स्टेट के अंदर जो है वो क्वेश्चन मार्क है फ्री और फेयर इलेक्शंस के ऊपर। मतलब कि फ्री एंड फेयर वहाँ पे इलेक्शंस तो करवाई जाती हैं, ये भी कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रही हैं, लेकिन वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होती हैं। उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है। उन इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जाता है, वहाँ पे इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म आ जाता है, हम ये कह सकते हैं। और जो पावर का ट्रांसफर है वो पीसफुल भी हो सकता है और नॉन पीसफुल भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो वहाँ पे जो है वो शेख हसीना को कुर्सी से हटाया गया, तो क्या वो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर था? नहीं था। वहाँ पे मार काट हुई, वहाँ पे रजीम चेंज करवाई गई। तो वहाँ पे जो है वो जो पावर का ट्रांसफर है यहाँ पे पीसफुल भी हो सकता है और नॉन पीसफुल भी हो सकता है। उसके बाद फेल्ड स्टेट के अंदर पूरा का पूरा क्राइसिस है, कोई इलेक्शंस नहीं होती हैं, कोई पीसफुल ट्रांसफ़र नहीं होता है, पावर का मार काट होती है। कभी कोई आके कुर्सी पे बैठ जाता है, उसको कोई मार देता है तो दूसरा कुर्सी पे बैठ जाता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर जो है वो स्टेबल सोशल सेटअप होता है और कोहेजन होती है। मतलब कि स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर जो है वो मल्टीपल रीजन एग्जिस्ट करते हैं, लोग अलग अलग रीजन के लोग एग्जिस्ट करते हैं, डाइवर्सिटी होती है, एथनिक लेवल पे डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो एक तरीके की डाइवर्सिटी होती है, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होती है, एक टॉलरेशन होती है, एक सहनशीलता होती है एक दूसरे के रीजन के लिए। पीसफुली सारे लोग काम करते हैं, पीसफुली सारे लोग रहते हैं, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है, एक आपस में भाईचारा होता है, कोहेजन होती है, एक जुड़ाव होता है आपस में कि हम इसी देश के लोग हैं, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, लेकिन हम फिर भी भारतीय हैं। ये हिंदू है, मुस्लिम है, वो हिंदी बोलता है, वो जो है वो तमिल बोलता है, लेकिन फिर भी हम भारतीय हैं। तो एक कोहेजन रहता है। लेकिन वीक स्टेट के अंदर जो है वो रिलीजियस और एथनिक डाइवर्सिटीज़ होती हैं। सोसाइटी के अंदर कई सारी डाइवर्सिटीज़ होती हैं, रीजन के लोग ऊपर लोग बटे होते हैं और कोई कोहेजन नहीं होती है, कोई जुड़ाव नहीं होता है, कोई म्यूचुअल टॉलरेशन नहीं होती है, कोई सहनशीलता नहीं होती है, कोई भाईचारा नहीं होता है, आपस में लोग बटे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फेल्ड स्टेट के अंदर स्ट्रॉन्ग रिलीजियस एथनिक डिविजन्स, रेडिकलाइजेशन एटस्ट्रा। फेल्ड स्टेट के अंदर तो लोग रिलीजन के नाम पे एक दूसरे को मारते काटते हैं, जातियों के नाम पे लोग बटे होते हैं, लोग लैंग्वेजेस भाषाओं के नाम पे बटे होते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत होती है। कोहेजन तो कहाँ पे होगी, एक दूसरे को वो देख भी नहीं सकते हैं, हिंदू मुस्लिम को नहीं देख सकता है, मुस्लिम हिंदू को नहीं देख सकता है। तो ऐसा यहाँ पे हिसाब होता है। उसके बाद 10th इसके अंदर आता है स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर इसेंशियल पब्लिक सर्विसेज आर गिवन टू पीपल इन स्ट्रॉन्ग स्टेट। स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर जो इसेंशियल पब्लिक सर्विसेज होती हैं वो मुफ्त में लोगों को दी जाती हैं, लोगों को हॉस्पिटल की फैसिलिटी दी जाती है, लोगों को शिक्षा मुफ्त में दी जाती है, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया जाता है, लोगों को शेल्टर्स दिए जाते हैं, लोगों को खाना दिया जाता है। तो कई सारी बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन वीक स्टेट के अंदर जो है वो पब्लिक सर्विसेज का नेचर बड़ा पोर होता है, मतलब कि ना के बराबर ही लोगों को पब्लिक सर्विसेज दी जाती हैं। पैसा ऊपर से आता है लोगों के लिए तो ऑफिसर ही खा जाते हैं, इतनी करप्शन होती है। तो वहाँ पे जो पब्लिक सर्विसेज लोगों को प्रॉपर तरीके से नहीं दी जाती हैं। उसके बाद फेल्ड स्टेट के अंदर लोगों को कोई बेसिक पब्लिक सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, लोगों को कुछ नहीं दिया जाता, ना खाना दिया जाता है, ना शेल्टर दिया जाता है, ना रोड्स दिए जाते हैं, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि लोगों को पानी दिया जाता है, ना ही
बाकी कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ लोगों को दी जाती हैं। स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, प्रॉपर तरीके से इकॉनमी की ग्रोथ कर रही होती है, स्टेबिलिटी होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, लोगों की पर कैपिटा इनकम अच्छी होती है, अच्छी खासी होती है, रोबस्ट इकॉनमी होती है, इकॉनमी की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होती है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर बेटरमेंट आती है। लेकिन वीक स्टेट के अंदर क्या होता है, लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो रिवर्स भी हो सकती है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रिवर्स भी हो जाती है। और उसी के साथ साथ अगर मैं फेल्ड स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती। स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर कोई करप्शन नहीं होती है, या फिर कम करप्शन होती है, ना के बराबर करप्शन होती है, या फिर करप्शन होती ही नहीं है। लेकिन वीक स्टेट के अंदर हाई करप्शन होती है, अच्छी खासी करप्शन यहाँ पे वीक स्टेट के अंदर होती है। फेल्ड स्टेट के अंदर रैम्पेड करप्शन होती है और हर जगह करप्शन है, हर एक इंसान करप्शन कर रहा है, हर जगह रैम्पेड करप्शन है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर जो है वो हेल्दी डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होती हैं, उसी के साथ साथ लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं, लोगों को राइट्स फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, जो डाइसेंटिंग ओपिनियंस हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, अपोजिशन की बात सुनी जाती है। लेकिन वीक स्टेट के अंदर वीक डेमोक्रेसी होती है, कमज़ोर लोकतंत्र होता है, इलेक्शंस नाम मात्र की होती हैं, जो अपोजिशन है उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, और फेल्ड स्टेट के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं होता है, यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होती है। इनकी जो मिलिट्री की स्ट्रेंथ होती है या जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो अनमैचेबल होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होती है, जैसे यूएस की मिलिट्री है, जैसे रशिया की मिलिट्री है। लेकिन वीक स्टेट के अंदर वीक मिलिट्री होती है, बड़ी कमज़ोर मिलिट्री होती है, राइट। जैसे बांग्लादेश की मिलिट्री है, जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री है, जैसे श्रीलंका की मिलिट्री है। उसके बाद फेल्ड स्टेट के अंदर क्या होता है, फेल्ड मिलिट्री होती है। इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, इनकी फिजिकल कैपेसिटी, इनकी मिलिट्री बड़ी कमज़ोर होती है, बड़ी फेल्ड होती है, मतलब कि इनकी मिलिट्री जो है वो फेल हो जाती है पूरी तरीके से। उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर प्ले स्ट्रॉन्ग एंड डिसिसिव रोल इन इंटरनेशनल एंड रीजनल अफेयर्स एंड फॉरम्स। जो स्ट्रॉन्ग स्टेट होती है वो इंटरनेशनल जो अफेयर्स होते हैं, जो फॉरम्स होते हैं, जो रीजनल अफेयर्स और फॉरम्स होते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग और डिसिसिव रोल प्ले करती है। मतलब कि जो कोई अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की कोई समिट्स हो रही है, G20 की समिट हो रही है, UNO की कोई समिट हो रही है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है वर्ल्ड के लेवल पे या रीजनल लेवल पे, उसमें स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हैं स्ट्रॉन्ग स्टेट्स, मतलब कि एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करती हैं। लेकिन वीक स्टेट जो है वो बड़ा कम लिमिटेड रोल प्ले करती हैं, और फेल्ड स्टेट्स जो है वो कोई रोल प्ले नहीं करती इंटरनेशनल फॉरम्स अफेयर्स के अंदर। एग्जांपल्स क्या है स्ट्रॉन्ग स्टेट्स की, तो जैसे यूएसए एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है, रशिया एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है, चाइना एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है, जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है, जापान एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है। इसकी एग्जांपल्स क्या है वीक स्टेट की, तो जैसे पाकिस्तान एक वीक स्टेट है, बांग्लादेश एक वीक स्टेट है, श्रीलंका एक वीक स्टेट है, नाइजीरिया एक वीक स्टेट है, इराक एक वीक स्टेट है, एटसेट्रा। और इसकी एग्जांपल्स क्या है फेल्ड स्टेट की, तो यमन एक फेल्ड स्टेट है, सोमालिया एक फेल्ड स्टेट है, सीरिया एक फेल्ड स्टेट है, और साउथ सूडान एक फेल्ड स्टेट है, एटसेट्रा। अब इंडिया क्या है, तो इंडिया जो है हम इंडिया को आप डिसाइड कर लीजिए कहाँ पे रखना है, क्या वो पैरामीटर्स मैच करते हैं। लेकिन हम इंडिया को कह सकते हैं कि वो अभी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और वो इतनी वीक भी नहीं है, तो वो यहाँ पे सेंटर पे आती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, वीक और फेल्ड स्टेट को समझते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।